बहुत दिन बाद एक गेमिंग लैपटॉप, वो भी भाई अपना पर्सनल फेवरेट Lenovo Legion सीरीज, और ये है Legion 7। याद है लीजन की स्लिम सीरीज आया करती थी आज से 2 साल पहले, फिर इन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको बस 7 ही कर दिया था। और ये 2026 वाला Legion 7 है। और भाई ये लैपटॉप अलग ही लेवल सुंदर है। एक तो जो मेरे पास कलर आया ये व्हाइट है, इसे देख के अलग ही नशे हो रहे हैं। ऊपर से भाई अंडर 2 kg वेट है, दुबला पतला सा लैपटॉप है। और भाई कॉन्फ़िगरेशन इंटेल कोर अल्ट्रा 9 5070 लगा रखा है इस पतली सी मशीन के अंदर। साथ में चुम्बेश्वरी OLED डिस्प्ले भी है। वैसे हमने हमारे चैनल पे Legion 5 Pro 7 तक रिव्यू कर दिया था, Legion 7 रह गया था। और जिनको हायरार्की नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, पहले आता है Legion 5i, 7i, फिर Pro 5i, Pro 7i और फिर आता है 9i, जिसके अंदर 3D डिस्प्ले है। वैसे वो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन भाई तुम्हारा लेके आएगा एक्सक्लूसिवली। बात चल रही है Lenovo वालों से। अगर तुम पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये वीडियो हम Lenovo और Intel के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। एंड सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत करते हैं। भाई लैपटॉप फुल ऑन एकदम सुंदर लुक के साथ आता है। ऊपर Legion की ब्रांडिंग है जो एनग्रेव्ड है। पूरा का पूरा लैपटॉप एल्यूमिनियम बिल्ड में है। और साइड में अगर आप देखोगे ना, ये वाला एरिया एकदम क्रोम फिनिश में मिलता है। काफी प्रीमियम सी फीलिंग ये देता है। और अगर लास्ट ईयर वाले से कंपेयर करते हैं तो एजेस थोड़ी ज्यादा कर्व्ड हो गई है। और पहले टॉप और बॉटम लिड एल्यूमिनियम थी, अब पूरा लैपटॉप हो गया है। उसके अलावा Legion लोगो की प्लेसमेंट चेंज हुई है। एंड थिकनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है, 19.8 mm थिक होता था, अभी ये सिर्फ 17.9 mm थिक है। और आप देख भी सकते हो थिकनेस भाई कितना पतला सा लैपटॉप है। और ऊपर से वेट 1.95 kg इसका वेट है। और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो ना, तो 2.7 kg के आसपास वेट होता है। बाकी बॉटम में इंटेक्स मिल जाएंगे, पीछे की तरफ एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। यस, लेफ्ट और राइट साइड में कोई एग्जॉस्ट नहीं है। और इसके अंदर भी जो कूलिंग है वो Legion कोल्ड फ्रंट वेपर विद हाइपर चेंबर टेक्नोलॉजी है। कुछ इस तरीके का थर्मल सिस्टम होता है, अंदर एक चेंबर टाइप बन जाता है। जब फैंस घूमते हैं ना, तो कूलिंग काफी बेटर रहती है। इतने पतले दुबले फैक्टर के अंदर अल्ट्रा 9 डालना, उसकी कूलिंग मेंटेन करना है काफी मुश्किल टास्क है। वैसे काफी प्रेशर में डाला इस लैपटॉप को फुल ऑन टेस्टिंग करने के लिए। अभी रिजल्ट्स आगे दिखाता हूं। और टॉप लिड फ्लेक्स बहुत हल्का सा मिलता है, कीबोर्ड फ्लेक्स एज सच नहीं है। सिंगल हैंडेडली इसकी टॉप लिड आप खोल सकते हो, पूरी 180 डिग्रीज तक चली जाती है। एंड Legion का अपना USP एज सच कोई स्क्रीन वॉबल भी नहीं है। अब थोड़ी तकनीकी बातें हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर है इसके अंदर, 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, 8 P कोर्स मिल जाएंगे, 16 E कोर्स मिल जाएंगे हमारे को। एंड मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी अप टू 5.4 GHz। और इसके अंदर डेडिकेटेड NPU भी मिलता है हमारे को, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन वो 13 टॉप्स वाला ही है। वैसे NPU थिन एंड लाइट लैपटॉप में ज्यादा मैटर करता है। गेमिंग लैपटॉप में जब GPU डाल दिया भैया, AI की पावर तो तगड़ी मिल जाएगी। AI की परफॉर्मेंस आगे दिखाता हूं अभी। एंड 32 GB रैम है इसके अंदर, 16 GB की 2 स्टिक्स लगी हुई है इसके अंदर। DDR5 6400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, मैक्सिमम 64 GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। और Legion 7 में कोई 16 GB वाला वेरिएंट ही नहीं है, सीधा 32 GB से ही स्टार्टिंग है। मतलब पैसा दबा के खर्चना पड़ेगा, हल्के में काम नहीं चल सकता। और वैसे 5600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली रैम का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हमारे को 6600 रुपीज सस्ती पड़ती है। अगर आपको वो लेनी है वो भी ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे पैसे बचा सकते हो। और RTX 5070 8GB VRAM GPU मिलता है इसके अंदर विद 115 वॉट ऑफ TGP। 1 TB Gen 4 SSD मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि Gen 4 के हिसाब से बढ़िया है। एंड यस, 2 स्लॉट्स है इसके अंदर फुल साइज वाले, आप चाहो तो फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। पर स्लॉट 2 TB आराम से हो जाएगा, लेकिन Gen 5 का स्लॉट नहीं है। जिस लेवल का प्रीमियम है लैपटॉप है, Gen 5 स्लॉट एक होना चाहिए था। साथ में लेटेस्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। और हाँ, Lenovo की अपनी AI चिप, जो कहते हैं ना LA1 LA3 डाल के देते हैं, जिसमें सिनेरियो डिटेक्शन होता है। डायनामिकली आपके लैपटॉप की पावर को एडजस्ट करता है, CPU और GPU को कैसी पावर देनी है जैसे आप यूज कर रहे हो। और ये यूजर टू यूजर वेरी करता है। इनका कहना है कि ये प्री ट्रेन्ड चिप नहीं है, जैसे आप यूज करोगे उसी हिसाब से ये ट्रेन होगी। एंड इन्हीं चिप की वजह से आपको बेटर FPS भी मिलेंगे। मतलब चिप डिसाइड करेंगे कब कितनी पावर, कितना CPU, कितना GPU देना है आपको सबसे बेस्ट FPS दिलवाने के लिए। एंड नाउ परफॉर्मेंस। सबसे पहले बेंचमार्क Cinebench 2024 के नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, अच्छे खासे हैं। Cinebench R23 के नंबर हमने निकाले, मल्टी कोर 32000 प्लस, सिंगल कोर 2100 प्लस, Geekbench 6 के भी स्कोर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर एंड सिंगल कोर। और CPU इंटेंसिव आराम से सारे टास्क के मक्खन हैंडल कर लेगा, बिकॉज फ्लैगशिप लेवल है इसके ऊपर 285HX आता है। एंड कोडिंग करनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे कंपेटिटिव CPU से अगर कंपेयर करते हैं, आप देख सकते हो इस CPU की परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। फिर AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench का AI वाला बेंचमार्क जो हमने GPU पे निकाला था, बढ़िया नंबर्स हैं। फिर DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM Studio। प्रॉम्प्ट वही सेम जो हम हर एक सिस्टम में टेस्ट करते हैं। और ये रही टोकन इन्फॉर्मेशन एंड टाइम वाज टेकन अराउंड 4 मिनट्स 7 सेकंड्स। तो AI की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर डेटा साइंस वाले स्टूडेंट हो, AI मशीन लर्निंग पे काम करना चाहते हो, ये लैपटॉप आपका काम आराम से करवा देगा। बिकॉज ऑफ 8GB VRAM, 32GB RAM मिलती है और प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है। और तीनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है जब आप AI वाले टास्क करते हो। एंड 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 4200 प्लस, BMW रेंडर निकाला था 16 सेकंड्स में निकल के आ गया था। तो इस प्राइस सेगमेंट में 3D मॉडलिंग रेंडरिंग करनी, ये लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाला। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट वगैरह की तरफ भी आप जाते हो तो उसके लिए भी मशीन ये काफी अच्छी खासी है। बाकी तो इससे ऊपर फिर 50 80 50 90 डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस आपको पैसे डालने पड़ेंगे। उसके बाद एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए Puget Bench for Photoshop 9600 प्लस एंड Premiere Pro
10,000 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 11,000 प्लस और डाविंची रिजॉल्व के भी स्कोर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स किसी भी लेवल का आपको लैपटॉप पे चलाना हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट चलाओ कोई टेंशन नहीं है। एंड अगर डेडिकेटेडली ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस देखनी है, 3D मार्क टाइम स्पाई के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल स्कोर भी और सीपीयू जीपीयू का स्कोर सेपरेट। Geekbench 6 का OpenCL 1,46,000, VR मार्क का बेंचमार्क 17,000 प्लस। और इस जीपीयू को अगर आप 5060 या 5050 से कंपेयर करते हो अलग अलग वॉटेज के नीचे आप देख सकते हो। एंड इवन 5080, देखो 5080 से ऑब्वियसली काफी नीचे, 5080 वाले लैपटॉप्स काफी महंगे आते हैं, बट इसकी परफॉर्मेंस आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए पीसी मार्क 10 और क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आपके सामने नंबर्स वगैरह वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और ये जितने भी बेंचमार्क के नंबर्स वगैरह हैं ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हर वीडियो में सेम बेंचमार्क्स करते हैं, तो किसी से कंपेयर करना हो किसी स्पेसिफिक लैपटॉप या पीसी बिल्ड से, हायर इज बेटर। कुछ सेकंड्स वाली चीजें लाइक ब्लेंडर बेंचमार्क तो लोअर इज बेटर। और सीपीयू के एक्सट्रीम टेस्टिंग के लिए 1 घंटे के लिए प्राइम 95 रन किया, 100% लोड पे डाला सीपीयू को, जिसमें हमारा सीपीयू मैक्सिमम 108 डिग्रीज तक चला गया था भाई, एवरेज 91 डिग्रीज का था। फिर जब मैंने वॉटेज देखी ना 163 वॉट तक पुश हुआ था, एवरेज अगर आप देखोगे 95 वॉट का है, और ये 1 घंटे के लोड में 5.18 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड एंड 3.2 गीगाहर्ट्ज तक एवरेज मेंटेन कर गया था। बट अच्छी बात क्रैश नहीं हुआ, सिस्टम बंद नहीं हुआ। फिर जीपीयू को 100% लोड पे डाला, यहाँ पे मैक्सिमम 84 डिग्रीज तक गया था, लेकिन 81-82 डिग्रीज का एवरेज मेंटेन कर गया था जीपीयू। बट अगर आप वॉटेज देखोगे 122 वॉट तक एक बार को हिट किया, लेकिन 105 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया था। और ये Lenovo Legion है, Lenovo वाले कभी कोई कैपिंग वगैरह करते नहीं अपने सीपीयू जीपीयू की, कहते करो जितनी पावर पुश कर सकते हो, कहते हमारे लैपटॉप के अंदर कोई दिक्कत आती नहीं है। मैंने कहा कैसे, जरा गेम टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले Valorant, ये हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है, और हाँ जो लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है 1600p उसी पे हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5070 हमारा 2K ग्राफिक्स कार्ड ही है। एंड आराम से यहाँ पे हमारे को 500 प्लस FPS मिल जाते हैं Valorant के अंदर। फिर आ जाता है हमारा CS2, वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से 200 प्लस एवरेज FPS मेंटेन कर देता है, और भाई रेजोल्यूशन ज्यादा है, वेरी हाई सेटिंग्स है। अगर आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के या आपको ज्यादा FPS चाहिए क्योंकि इसके अंदर 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो आप चाहो तो थोड़ी सेटिंग्स वगैरह डाउन कर सकते हो या रेजोल्यूशन कम कर लो। फिर GTA 5 एनहांस्ड एडिशन, प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, और इसके अंदर भी एवरेज हमारे को 55 to 60 FPS मिल गए थे। उसके बाद एल्डन रिंग जो हमारा 60 FPS लॉक्ड गेम है, मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, मैक्सिमम सेटिंग्स पे, एवरेज 60 का ही देके चला गया, ऐसा कोई 1% लॉस वगैरह भी नहीं थे। RDR2 भी टेस्ट किया, फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग, DLSS ऑफ एंड ऑन क्वालिटी पे आप देख सकते हो 70 to 80 FPS मिल जाता है दोनों सिनेरियोज में। देन साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स, DLSS ऑफ पे एवरेज 55 to 60 FPS, फ्रेम जनरेशन अगर आप लगा दोगे तो 100-120 डबल हो ही जाते हैं। और टेम्परेचर्स वगैरह आप देख सकते हो, जितनी वॉटेज पुश हो रही है उसके हिसाब से 80 to 90 डिग्रीज के बीच में हमारे सीपीयू टेम्परेचर्स हैं। और उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करा तो 20-25 एवरेज FPS मिलते हैं, एज ऑलवेज विदाउट DLSS, बट फ्रेम जनरेशन लगाते 70-75 FPS मिल जाते हैं। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, एंड इसके अंदर एवरेज 60 FPS मिल रहे थे विद रे ट्रेसिंग अल्ट्रा। लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन का तड़का लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 120 प्लस FPS मिल जाएंगे। और टेम्परेचर्स वगैरह आप देख सकते हो सीपीयू के 90-92 के आसपास ही है अभी तक। फिर असासिन्स क्रीड शैडोज अल्ट्रा हाई सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी नहीं होनी थी क्योंकि रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे है, बट DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद आप एवरेज 50 to 60 FPS इस गेम में निकाल सकते हो। बहुत डिमांडिंग गेम है भाई ये। द लास्ट ऑफ अस 2 में वेरी हाई सेटिंग्स पे एवरेज 45 to 50 FPS मिल जाते हैं विदाउट फ्रेम जनरेशन, बट फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो आराम से 100 एवरेज FPS आप निकाल सकते हो। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में वेरी हाई सेटिंग्स पे 60 एवरेज FPS मिल जाते हैं नॉर्मली, और फ्रेम जनरेशन लगा के ज्यादा बूस्ट की मुझे उम्मीद थी, बट इसके अंदर इतना कोई FPS ज्यादा गई नहीं, 10 FPS एक्स्ट्रा है, जबकि 100 प्लस जाने चाहिए थे। प्रोबेबली कोई ग्लिच होगा, वरना अपडेट्स वगैरह के थ्रू ये चीजें फिक्स हो जाती हैं। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा वेरी हाई सेटिंग्स पे 60 एवरेज FPS नॉर्मली, और वही डबल FPS हो जाता है फ्रेम जनरेशन लगा के 120 के आसपास, बढ़िया मक्खन गेम प्ले मिल जाता है। हेलब्लेड 2 में भी वेरी हाई सेटिंग्स पे 15-20 FPS आते हैं मुश्किल से, बट फ्रेम जनरेशन अगर आप लगाओगे तो 40 एवरेज FPS आपको मिलेंगे। ये बहुत डिमांडिंग गेम है, और भूलना मत 1600p रेजोल्यूशन है। फिर स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स 40-45 FPS नॉर्मली, बढ़िया गेम प्ले मिल जाता है। फ्रेम जनरेशन लगाओगे 70-80 के आसपास, इसमें भी आराम से आप अच्छे FPS निकाल सकते हो। फिर जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं ना, तो चीजें थोड़ी अजीब हो जाती है। रॉ परफॉर्मेंस तो इतनी प्लेबल रहती नहीं है, फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी इतना कोई खास मामला रहता नहीं। फाइट में जैसे आप देख सकते हो ना 20-25 FPS मुश्किल से मिल पा रहे हैं। तो या तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन कम करो या सेटिंग्स कम करो। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक जो हाईएस्ट सेटिंग है, नॉर्मली इतना प्लेबल नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के 60 एवरेज FPS मिल जाते हैं। और वहीं पे जैसे हम रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं तो नॉर्मली FPS तो बिल्कुल खत्म, बट फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद मुश्किल से 30 FPS मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह डाउन करनी पड़ेगी। उसके बाद मल्टी फ्रेम जनरेशन आ जाती है, क्योंकि 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, जिस गेम में भी आपको मिलेगी आप लगा पाओगे। 3x and 4x ब्लैक मिथ वुकोंग में आपको 40 to 60 एवरेज FPS मिल जाता है दोनों सिनेरियोज में, बट इस वाले केस में ना थोड़ा इनपुट लैग हमारे को मिलता है। एलन वेक 2 में हाई सेटिंग्स पे नॉर्मली 35 to 40 FPS जो कि प्लेबल होते हैं स्टोरी गेम्स में, फ्रेम जनरेशन लगा के 80-90 आराम से। फिर वहीं पे जैसे आप रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करोगे ना, तो इतने अच्छे FPS नहीं मिलेंगे रॉ परफॉर्मेंस में, फ्रेम जनरेशन लगा के आपको थोड़े ठीक ठाक FPS मिल जाएंगे। लेकिन इसी के अंदर अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा लोगे ना, तो और बेटर FPS आप निकाल सकते हो। और जब शुरू में मल्टी फ्रेम जनरेशन आया था तो विजुअली थोड़ी बहुत हमारे को कुछ दिक्कतें आ रही थी, बट
अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइप के गेम्स में मल्टी फ्रेम जनरेशन का डेफिनेटली फायदा आपको होगा। और एक चीज गेमिंग के टाइम पे मैंने नोटिस करी, हमने बैटरी परसेंटेज ऑन कर रखी थी, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप हमारे को देखने को मिलता है, जैसे 98 99% से लेके 96 97% के बीच में बैटरी झूलती रहती है। मतलब ऐसा बैटरी ड्रेन नहीं है कि हाँ वो गेम खेल रहे तो ड्रेन ही होती जा रही है, बट 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है अलग अलग गेम्स पे, जैसे कि आपने देखा। और कीबोर्ड टेम्परेचर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से 30 डिग्रीज के आसपास, और नंपैड एरिया तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं जाता, 30-31 ही है ये वाला भी। और यहाँ पे टॉप वाला जो एरिया ये 38 डिग्रीज तक चला जाता है, तो इतना कोई ज्यादा गर्म नहीं होता लैपटॉप हमारा, काफी ठीक टेम्परेचर रहते हैं जहां भी हाथ लगते हैं। मतलब जैसा पतला दुबला लैपटॉप बनाया, जिस टाइप की परफॉर्मेंस ये दे रहा है, जो पावर पुश ये कर रहा है, उसके बावजूद मुझे लगा था ज्यादा गर्म होगा, बट उतना गर्म ये हुआ नहीं। और पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, एक ई शटर बटन मिल जाएगा फॉर वेबकैम, एक फुल साइज का SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी लेफ्ट साइड में भी USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिलता है, ये ऑलवेज ऑन वाला है, मतलब लैपटॉप ऑफ भी होगा तब भी आप इससे कोई डिवाइस चाहो तो चार्ज वगैरह कर सकते हो। USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाओगे अप टू 4K 240 हर्ट्ज तक, जितना मॉनिटर हमारे पास है। थ्रू RTX 5070 आप ले सकते हो। और ये टाइप सी पोर्ट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है 100 वॉट की। फिर एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी है टाइप सी, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाओगे, लेकिन इंटेल ग्राफिक्स से। इसका भी आउटपुट सेम है DP 1.4। पावर डिलीवरी ये भी 100 वॉट की सपोर्ट करता है। वैसे मेरे हिसाब से थंडरबोल्ट 5 पोर्ट होना चाहिए था, जैसा प्रीमियम लैपटॉप ये है। बाकी पोर्ट्स हमारे पीछे की तरफ है, पावर इनपुट HDMI 2.1, इसका आउटपुट भी हमारा Nvidia ग्राफिक्स कार्ड से ही है, और इसमें प्रॉपर आप अप टू 8K 60 FPS या 4K 240 FPS तक का आउटपुट ले सकते हो। कोई भी RJ45 लैन पोर्ट इसके ऊपर नहीं है। अगर आपको लैन पोर्ट चाहिए तो आपको एक्सटर्नली डॉक वगैरह लेनी पड़ेगी, जो आप टाइप सी वगैरह के थ्रू चला सकते हो। और मक्स स्विच आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मक्स स्विच जिसको नहीं पता, हम अपनी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट चेंज कर सकते हैं फ्रॉम DGPU टू iGPU डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप iGPU ओनली मोड पे रख सकते हो, जिसमें DGPU बंद हो जाता है, वरना हाइब्रिड मोड सबसे बढ़िया है, जिसमें आप नॉर्मली चला रहे हो या फिर गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा। अगर डेडिकेटेडली आप CPU GPU इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो DGPU ओनली मोड पे रखो, बेटर FPS और बेटर प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड एज ऑलवेज लीजेंड ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड मिलता है, चलाने में बढ़िया है। 1.6 mm का की ट्रैवल मिलता है, पर की RGB है, अंधाधुन कस्टमाइजेशन कर सकते हो फ्रॉम Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर। मल्टीपल इफेक्ट्स मिलते हैं, मल्टीपल कलर ऑप्शंस है, ऑडियो विजुअलाइजर भी आप इसके अंदर लगा सकते हो, को-पायलट की तो मिल ही जाएगी, और गेमिंग और टाइपिंग एक्सपीरियंस नो डाउट बढ़िया मिलता है। और मेन बात, जैसे कि व्हाइट कलर का लैपटॉप है ना, तो उसका जो RGB है कीबोर्ड के ऊपर बड़ा प्यारा कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ, लीजन Pro 7 की अगर बात बताऊं, उसके अंदर RGB बार भी है, लीजन लोगो में भी लाइट है, वो फिर अलग ही मामला है। एंड ट्रैक पैड मीडियम साइज का है, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा बड़ा होता, बट चलाने में बढ़िया है, काफी स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक पैड में। एंड डिस्प्ले, अब इन्होंने पूरा लाइनअप एकदम OLED कर दिया है। कुछ एक आधा लैपटॉप है जिसमें IPS देता है, जो बहुत ही कम बजट में आता है, जो लीजन 5 सीरीज हो गई। इसके अंदर भी 16 इंचेस की OLED डिस्प्ले है, WQXG है, जो अपनी 1600p वाली डिस्प्ले होती है, विद 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ में वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है। फ्रॉम 60 टू 240 चेंज हो सकती है, बट अगर आप DGPU मोड पे लैपटॉप चलाओगे ना, उसमें VRR काम नहीं करता। एंड ये 10 बिट वाली डिस्प्ले है, ऑब्वियसली ग्लॉसी डिस्प्ले, क्योंकि OLED है तो रिफ्लेक्शंस वगैरह तो मिलते हैं। एंड ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी, ऑल टाइम 498 निट्स की ब्राइटनेस आराम से मिल जाती है। कलर गैमेट तगड़ा, 100% sRGB, 100% P3। और भाई सर्टिफिकेशन तुम नाम लो कौन सी चाहिए, डिस्प्ले HDR True Black 1000, यानी कि डिस्प्ले HDR सर्टिफाइड है, और साथ में HDR कंटेंट में अप टू 1000 निट्स की ब्राइटनेस ये पुश कर सकती है। 10% विंडो, पूरी डिस्प्ले नहीं, साथ में डॉल्बी विजन, Nvidia G-Sync, TUV लो ब्लू लाइट, TUV Rhineland फ्लिकर फ्री, भाई एकदम प्रीमियम नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले। और जैसे डिस्प्ले Lenovo अपने फ्लैगशिप लैपटॉप में देता ना, और ब्रांड्स देते ही नहीं है, तो इस मामले में स्टैंड आउट करते हैं, तभी ये महंगे भी होते हैं। और इसके अंदर ना एक और डिस्प्ले का ऑप्शन भी है, जो 1400 रुपीज सस्ता है, जिसके अंदर हमारे को 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बाकी सब कुछ सेम है। मेरे हिसाब से 1600 रुपए एक्स्ट्रा देके 240 हर्ट्ज ही ले लेना, सबसे बढ़िया है। और डिस्प्ले एक्सपीरियंस नो डाउट बढ़िया, गेमिंग आप इस पे कर लो, कंटेंट क्रिएशन, मल्टीमीडिया, कोई कलर ग्रेडिंग वाले टास्क, टॉप नॉच डिस्प्ले नो डाउट। और हाँ, OLED बर्निंग से रिलेटेड माइंड में क्वेश्चन आता है, बिकॉज OLED डिस्प्ले है, तो यहाँ पे इसके अंदर इनबिल्ट एंटी बर्निंग टेक्नोलॉजी कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं Vantage के अंदर जाके, जिसमें टास्क बार डिमर, बैकग्राउंड डिमर, डिस्प्ले डिमर वगैरह है। उसके अलावा लीजन स्पेस में भी स्क्रीन बर्न के कुछ ऑप्शंस है, आप देख सकते हो अपने सामने, तो स्क्रीन मैसेज लॉन्ग रन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये इसका वेबकैम टेस्ट माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, 5 मेगापिक्सल सेंसर यूज कर रखा है, और ये 1440p 30 FPS वाला वेबकैम है। क्वालिटी आप देख सकते हो कैसी लग रही है, लाइट कंट्रोल वगैरह, माइक की क्वालिटी। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्वालिटी कैसी लगी। क्वालिटी हो गया है। और ये IR कैमरा है, विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि फेस अनलॉक आपको इसके अंदर मिलता है, और काफी बढ़िया काम करता है। और 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले। एक सैंपल सुनो पहले।
ज्यादा लाउड नहीं कह सकता बट बिल्कुल खत्म भी नहीं है। अब एवरेज वाले स्पीकर्स हैं इसके साथ में नाहेमिक का सपोर्ट मिलता है, इसका सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं फॉर कस्टमाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। और सॉफ्टवेयर में वांटेज हमारे को मिल जाता है जिसमें लैपटॉप की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके अलावा डिवाइस की सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है लाइक पावर, साउंड, इनपुट, विजेट्स वगैरह। एंड अब Lenovo गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर हमारे को लीजन स्पेस करके मिलता है जिसके होम स्क्रीन पे भी सारे स्टैट्स आ जाते हैं। नीचे परफॉर्मेंस मोड्स आप ट्वीक कर सकते हो, जीपीयू वर्किंग मोड हो गए, लाइटिंग थीम ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जहां पे आप कीबोर्ड वगैरह कस्टमाइज कर पाओगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे गेम्स का स्टोर मिल जाता है, गेम्स के प्राइस वगैरह देख सकते हो अगर सस्ते मिल जाए दूसरे स्टोर से। लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे शो कर जाएगी। एक गेमिंग जोन भी है इसके अंदर जिसमें गेमिंग क्लिप मास्टर है, जो भी आप गेमिंग कर रहे हो उसमें से क्लिप वगैरह कर लेता है। काफी सारे इसके अंदर स्टाइल्स भी हैं, ड्यूरेशन, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। और उसके अलावा गेम कंपेनियन भी है, अगर आप इसके सपोर्टेड गेम्स खेलोगे तो उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप किल लेते हो या नॉकआउट वगैरह करते हो। बाकी लीजन स्टोर भी है और एक कम्युनिटी भी मिलता है नीचे। और इस पतले से लैपटॉप में 84 वॉट आवर की बैटरी डाली है इन्होंने, जिसको हमने यूज किया ऑन iGPU, स्क्रीन ब्राइटनेस 50%, कीबोर्ड बैकलाइट को बंद कर दिया था, ऑफिस प्रोडक्टिविटी वाले टास्क कर रहे थे और यूट्यूब चला रखा था, स्पीकर 100% वॉल्यूम पे। 3 to 3.5 आवर्स का कंटीन्यूअस बैकअप हमारे को मिला। तो गेमिंग लैपटॉप से ज्यादा बैटरी बैकअप की उम्मीद कर नहीं सकते। वैसे लास्ट जनरेशन में 99.9 वॉट आवर की बैटरी थी, बट अभी जैसे पतला करा है तब भी 84 वॉट आवर इन्होंने मेंटेन करा है। बाकी आपके यूज केस पे वेरी कर सकता है किस तरीके से आप लैपटॉप यूज करो। अब चाहो तो इसको 4 to 5 आवर्स के बैकअप तक भी लेके जा सकते हो। और साथ में 245 वॉट का एडाप्टर आता है, 30 मिनट्स में 50% चार्ज कर देता है लैपटॉप को और फुल चार्ज होने में 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास ही लगते हैं। तो ये हो गया पूरा रिव्यू Lenovo Legion 7 का। और इसकी प्राइसिंग 1.95 लाख से स्टार्टिंग होती है विद Core Ultra 7 एंड RTX 5060, जिसके अंदर 32 GB ही रैम मिलती है और 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। बाकी आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो अप टू Core Ultra 9 5070 240 हर्ट्ज वाला जो वेरिएंट हमारे पास है। इसकी प्राइसिंग 2,42,000 रुपीज के आसपास है। अब देखो मार्केट में सस्ते लैपटॉप में 5060 आराम से 1.5 लाख के आसपास मिल जाता है, जैसे Lenovo Lock ही उठा लो। बट यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये बिल्कुल प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करता है। देखो OLED डिस्प्ले मिल जाती है, स्लिम फॉर्म फैक्टर मिलता है, अंडर 2 kg में इतनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देता है, विंडोज हेलो का सपोर्ट है, प्लस 32 GB रैम ही है, 16 GB रैम है ही नहीं। तो ये प्रोडक्टिविटी यूजर्स को भी टारगेट करता है, वहां पे कोई सस्ता ऑप्शन ही नहीं है। और रैम कितनी महंगी हो रही है तुम्हें पता है आज की डेट में। साथ में जो डिस्प्ले है वो नाम की OLED नहीं है ना, दुनिया भर की सर्टिफिकेशन है, एकदम फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले है। तो इसलिए जो लीजन सीरीज है वो महंगी होती है। और अगर इसको Pro 7 से कंपेयर करें जो इससे ऊपर आता है, मोटी चेसी होती है, उसके अंदर थर्मल सिस्टम थोड़ा बेटर होता है, 3 फैंस मिलते हैं उसके अंदर, 99.9 वॉट आवर की बैटरी हो जाती है, उसमें RGB के तड़के ज्यादा हो जाते हैं, पोर्ट्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे। वो एक तरीके से फिर डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट होगी, डेफिनेटली इससे काफी महंगा भी है क्योंकि उसके अंदर स्टार्टिंग ही 5070 Ti से और मैक्सिमम 5090 तक है। तो 5070 तक अगर आप जा रहे हो तो ये ऑप्शन है। हाँ, एक सवाल और आता है, इसकी और लीजन Pro 5 की स्पेक्स और प्राइसिंग आसपास आते हैं, वो भी 5060 से स्टार्ट होता है, 5070 तक अभी मिल रहा है, उसमें 70 Ti भी आता है वैसे। एंड उसमें और इसमें एक तो पहला डिफरेंस सबसे बड़ा, ये स्लिम है लैपटॉप, वो थोड़ा बल्कि आपको मिलेगा, काफी मोटा ताजा लैपटॉप है। फिर उसका वेट भी 2.2 kg के आसपास पहुंच जाता है। और Pro 5i की स्टार्टिंग 1.7 लाख के आसपास से हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर 16 GB रैम 512 GB SSD मिलती है। यहाँ पे 32 GB और 1 TB वाला मामला है। और लीजन Pro 5 में मेटल प्लस प्लास्टिक दोनों यूज होते हैं। इसके अंदर फुल एल्यूमिनियम बॉडी है, ज्यादा प्रीमियम लुक्स ये लेके आता है। और जैसे कि लीजन Pro 5 थोड़ा सा बल्की है तो उसके अंदर ज्यादा बेटर थर्मल्स मेंटेन हो पाते हैं लॉन्गर रन में। ये स्लिम है, जैसे कि हमने 100% लोड पे देखा, टेंपरेचर ज्यादा इसके अंदर चले जाते हैं। प्लस बेटर पोर्ट्स मिलते हैं Pro 5 के अंदर, हमारे को RJ45 लाइन पोर्ट भी मिलता है, 3 USB-A वाले पोर्ट मिल जाते हैं, तो वहां पे भी थोड़ी बेटर चीज लेके आता है। तो दोनों के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है, थोड़ा हैवी बल्की और डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट टाइप अगर मैं बोलूं तो Pro 5, और अगर आपको क्लीन प्रीमियम लैपटॉप चाहिए तो Legion 7। बाकी अगर कंपैरिजन चाहिए डेडिकेटेड तो आप बता सकते हो कमेंट में, जितने ज्यादा कमेंट उतनी जल्दी कंपैरिजन। बाकी आपके जो भी थॉट्स है Legion 7 के बारे में, आप Legion का कौन सा लैपटॉप चला रहे हो, किसी और लैपटॉप के साथ कंपैरिजन चाहते हो, जो भी कमेंट सेक्शन भर डालो। उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।